नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे श्री नरेश बंसल से, जो उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से वो सांसद के पद तक कैसे पहुंचे ये उनसे पूछेंगे और साथ में कई अलग अलग विषयों पर उनसे चर्चा भी करेंगे। स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में बंसल साहब आपका। नमस्कार। मैंने आपके बारे में जानकारी जुटाई और आप बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से, और सांसद बने कैसे? क्योंकि मैं, जैसा कि आपने बताया, मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी आड़त की दुकान पर मुनीम थे और हम 6 भाई बहन थे। बहुत कम आय थी, तो बचपन से ही सारे भाई बहनों ने परिश्रम किया। हमने अपनी पढ़ाई करने के लिए 5वीं 6ठी में था, हम नगर पालिका के स्कूल में हम पढ़ते थे। 6ठी से फिर हम हिंदी मीडियम के स्कूल में गए, तो अपनी पढ़ाई का ही खर्चा निकालने के लिए परिश्रम करते थे। स्कूल से आने के बाद कॉपियों की लिफाफे बनाना, उसको बाज़ार में बेच कर आना, फिर रद्दी लेकर आना, इस प्रकार से पढ़ाई का खर्च सब चलता था। त्यौहार आदि के खर्चे के लिए, क्योंकि एक उत्साह होता है, उमंग होता है, उसके लिए भी होली के समय पर गुलाल पिचकारी बेच लेना, दीपावली पर आतिशबाजी बेच लेना, ऐसे ही राखी पर राखी बेच लेना। तो इस प्रकार के कुछ काम बचपन से ही करते रहे। सब भाई बहनों ने मेहनत की। सभी आज हमारी सारी बहनें भी सब ठीक परिवारों में हैं, उनके बच्चे भी आगे सेटल्ड हैं। और परिश्रम करते हुए मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया, अखबार भी बेचा। तो उस सबसे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं बचपन से ही संघ की शाखा में जाने लगा। गया तो मैं खेल कूदने के लिए था, लेकिन ऐसे कर्मठ समर्पित लोगों के मैं संपर्क में आया। मैं एक दो नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। स्वर्गीय डॉक्टर नित्यानंद जी प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के। उस समय वो देहरादून में आए, संघ के प्रचारक थे, लेकिन परिवार में इकलौते होने के कारण पिताजी के रिटायरमेंट के बाद वो प्रचारक जैसे तो थे लेकिन प्रोफेसर थे। तो मैं ये अगर कहूँ कि हमें सामाजिक रूप से गढ़ने में, संवेदनशीलता में, परिश्रम की पराकाष्ठा करने में वो मेरे मॉडल हैं। उनसे हमने बहुत सीखा। एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे श्री दयाचंद जैन, वो भी हमारे मान्यवर संघ चालक भी रहे। श्री जितेंद्र जी थे, और भी कुछ लोगों से बहुत सीखने को मिला। ये एक अलग विषय है, लेकिन आप सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? सफलता का मूल मंत्र है कि अपने विचार पर अडिग रहते हुए कठिन परिश्रम करना, संतोष के साथ करना। मैं कहता भी हूँ कि काम करते करते जो मिल जाए वो अच्छा है, जो ना मिले वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है। तो इस मूल मंत्र को लेकर के मैं चला, क्योंकि परिश्रम करते हुए विद्यार्थी परिषद में आए, इमरजेंसी में भूमिगत आंदोलन में भाग लिया, फिर कार्यकर्ता के नाते समन्वयक के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। फिर हमारी टोली की इच्छा हुई कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, तो बैंक में नौकरी करते हुए 14 साल पहले मैंने बैंक से VRS लिया। आया, पहली बार में टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन उन परिस्थितियों में नहीं जाऊंगा, नहीं मिला। काम करते करते संगठन का दायित्व मिला। संगठन का काम करने में मुझे बड़ा आनंद आता है, और मैंने अपने आप को 100% जो भी काम मुझे मिला उसमें डूबकर काम किया। तो संगठन का मैं 7 साल तक महामंत्री संगठन रहा प्रदेश में, 7 साल तक ये प्रदेश महामंत्री रहा। बीच में 3 साल 9 से 12 तक मैं आवास विकास परिषद का अध्यक्ष रहा सरकार रहने पर। दोबारा सरकार आई तो 20 पॉइंट प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन का मैं वाइस चेयरमैन बना, मुझे कैबिनेट रैंक मिला, और उसके बाद ही मैं राज्यसभा में आ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा। तो संगठन जो मुझे काम देता गया, मेरा एक ही मूल मंत्र है कि कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। जो काम जिम्मेदारी से मिले उसको पूरे परफेक्शन के साथ करना, ये मेरा मूल लक्ष्य रहा। बहुत सुंदर बात आपने कही नरेश बंसल जी ने कि किसी भी काम को पूरी मेहनत से और ईमानदारी से अगर किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि
शुरू में आप काफ़ी अभावों में आप रहे और हम देखते हैं कि आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये जो प्रेरणा है समाज सेवा की, कहाँ से मिली? और जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तब समाज सेवा करना और कठिन होता है। नहीं, बस संघ से ही मिली। संघ का काम करते करते अन्य सामाजिक कार्य, जैसे मुझे याद आता है आज भी 1947 से देहरादून में रामनवमी की यात्रा प्रतिबंधित थी। हमने संघर्ष करके 80 के आसपास उसको प्रारंभ किया। LIU ने भी छापा मारा, सब कुछ किया। एडमिनिस्ट्रेशन ये था कि नहीं होने देंगे, हमें जितनी की करेंगे, करा, और उसके बाद निरंतर वो चलती रही। इसी प्रकार इमरजेंसी के भूमिगत आंदोलन में भाग लेना, राम जन्मभूमि के आंदोलन में भाग लेना, तो ये सब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, और इसमें मैं कहता हूँ सब कुछ जो कुछ भी मैं कर पाया जहाँ तक पहुँचा, इसमें संघ के संस्कार, संघ का नेतृत्व, जिनके मार्गदर्शन में मैंने अपने आप को गढ़ा बढ़ाया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बंसल जी, क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को, समाज को? एक ही लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि पूरा संगठन जिस काम में लगा है और उस विचार परिवार के अन्य संगठन भी लगे हैं, सब मिलकर इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। उसमें हमारी भी गिलहरी की तरह कोई भूमिका हो जाए, उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए लगे। अब आपका दायित्व बढ़ गया है क्योंकि आप सांसद हैं और उत्तराखंड जैसा खूबसूरत राज्य है जहाँ पर विकास की असीम संभावनाएं हैं, भोले लोग हैं, वहाँ की जवानी, वहाँ का पानी, कैसे विकास की धारा वहाँ पर बह सकती है? देखिए, वहाँ की जवानी और पानी का उपयोग पूरे राष्ट्र के विकास के लिए है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रवाह की है और इनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये समृद्ध हों और जहाँ जाएंगे वहाँ विकास करेंगे, वहाँ मेहनत से करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का नौजवान ईमानदार है, मेहनती है और हुनर है उसमें। लेकिन इतना यह है कि वो उत्तराखंड की ओर भी देखता रहे। आज उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक खेती के रूप में, चाय बागानों के रूप में, अनेक प्रकार के एडवेंचरस टूरिज्म के रूप में, पिलग्रिमेज टूरिज्म के रूप में, तो सब प्रकार से वहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। पानी बहुत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में अपार संभावनाएं हैं, सोलर में अपार संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से सब प्रकार की संभावनाओं का समन्वित प्रयास हो, और जो हमारे सीमांत के गांव हैं वहाँ पर एक चिंता जरूर है कि कुछ पलायन हुआ है, वहाँ फिर से नौजवान जाकर बसे। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज की कल्पना भी उसमें दी है, इस बजट में भी उसका आया है, और सरकार भी उस ओर प्रयत्नशील है, ये काम होगा। यही मेरा सवाल था। जैसे आपने कहा कि नौजवान भी उत्तराखंड की तरफ देखें, उल्टा हो गया। उत्तराखंड के जो नौजवान हैं वो पलायन कर रहे हैं और यहाँ से कुछ खास समुदाय के लोग उत्तराखंड में जाकर बस रहे हैं। जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई। संतुलन खराब होने से विकास में कहीं ना कहीं बाधा आती है। देखिए, इतना ही नहीं है, निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि है, और अगर डेमोग्राफी चेंज होती है तो देवभूमि का चरित्र बदल जाता है। मुझे बहुत कष्ट ये हुआ कि बहुत प्रकार के दुष्परिणाम उसके हैं। जैसे उत्तराखंड से इस डेमोग्राफिक चेंज होने के कारण विमेन ट्रैफिकिंग होती है, बहुत बड़ी संख्या में होती है, ये चिंता का विषय है। लेकिन अब हमारी सरकार ने वेरिफिकेशन का काम शुरू किया है। वेरिफिकेशन करके जिनको जो वहाँ के नहीं है, नहीं रहना चाहिए, जो जेन्युइन नहीं है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो सरकार की भी चिंता है, हमारी भी चिंता है कि हम डेमोग्राफिकल चेंज जो हो रहा है उसको रोकेंगे, और उत्तराखंड का जो स्वरूप है देवभूमि का वो बना रहे, इसका प्रयत्न करेंगे। आपकी सरकार ने सबसे पहले ये कहा कि वहाँ पर समान नागरिकता कानून को लागू किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कब तक इसको लागू कर दिया जाएगा? देखिए, मैं घोषणा पत्र की समिति में था, सह संयोजक था उसका। उस घोषणा पत्र में बड़े विचार के बाद हमने रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उसकी घोषणा भी की है। उस पर कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि लॉ बनाने के लिए सारे सुझाव चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए। वो मुझे लगता है बड़ी जल्दी हो सकता है देश के अंदर पहला राज्य उत्तराखंड हो जो समान नागरिक संहिता लागू करे। चलिए, आखिरी सवाल। जो उत्तराखंड के नागरिक हैं जिन्होंने आपको अपना सांसद चुना है, उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं उनको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की विकास को लेकर के, उत्तराखंड की छवि को लेकर के
उत्तराखंड का देश के स्वरूप को लेकर के हम प्रयत्नशील हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हमारी पार्टी का भी विजन है कि यह दशक जहां विश्व के अंदर भारत का दशक है, वहां यह उत्तराखंड का भी दशक है। 2025 में उत्तराखंड 25 वर्ष का नौजवान राज्य होगा, उस समय वो देश के अग्रणी राज्यों में हो, ये हमारा सबका मिलकर सामूहिक प्रयत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री नरेश बंसल जो राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड से, उन्होंने बहुत सारी बातों के जवाब दिए। खास बात यह है कि एक लिफाफे बनाने का कार्य उन्होंने शुरू किया था, रद्दी लेकर लिफाफे बनाना, उससे जीवन यापन किया और आज सांसद हैं। देवभूमि को लेकर चिंतित हैं और आश्वासन दिया है कि देवभूमि को एक बार फिर से उसका खोया हुआ वैभव मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि नरेश बंसल जी ने जो कहा है वो अपनी दावे हैं या जो अपने आश्वासन है उस पर खरे उतरेंगे।